कहता है इंटरनल एनर्जी इज अ मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट। ठीक, अच्छा इंटरनल एनर्जी का मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, बता सकते हैं जी? बताएं शाबाश। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी आप तक? जी सर। सर बताएं। मेरे ख्याल में ये सम ऑफ ऑल एनर्जीज होती है शायद। अच्छा एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या फर्क होता है जी? सर माइक्रो जो होता है वो मतलब कम मतलब रेंज का होता उस दिन शायद मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन गलत दे गया था। ये भी मैंने इसको देखा ज़रा नेट से ना, उसको ज़रा उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसमें क्या कहा जी। ये देखिए जो कहते हैं जी, माइक्रोस्कोपिक जो होता है अप्रोच होती है कंसिडर द बिहेवियर ऑफ एवरी मॉलिक्यूल बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम, हर जो है ना एंटिटी है, जो हर मॉलिक्यूल है, जो एटम है, उसका हम उसका बिहेवियर को चेक करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड में। जो माइक्रोस्कोपिक है वो हम वी आर कंसिडर विद द ग्रास और एवरेज इफेक्ट्स ऑफ मैनी मॉलिक्यूल इन्फ्रेक्शन, यानी कि इसमें हम क्या लेते हैं, उनका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का कि एवरेज इनका ये बिहेवियर है, एवरेज इनकी ये एनर्जी है हर मॉलिक्यूल, ठीक है, एवरेज ले लेते हैं। जबकि माइक्रो में क्या होता है कि आपने हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को उसका बिहेवियर को कंसिडर करना है कि मॉलिक्यूल ए है उसकी इतनी एनर्जी है, मॉलिक्यूल बी है उसकी एनर्जी इतनी है, मॉलिक्यूल सी है उसकी इतनी एनर्जी है। जबकि मैक्रो में क्या होता है जी, आपने सबको सम करके एवरेज निकाल लेने के हर बंदे के हर मॉलिक्यूल की ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी है। ठीक है जी, दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। तो इंटरनल एनर्जी एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट दैट टेक्स इनटू अकाउंट द मॉलिक्यूल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक एनर्जीज ऑफ एंटिटीज। ठीक है, यानी कि उनको कंसिडर करता है। मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, मॉलिक्यूल एटॉमिक या सब एटॉमिक एनर्जीज ऑफ एंटिटीज हैं, लेकिन उनका क्या है जी, एवरेज एवरेज लेता है। ठीक, क्योंकि माइक्रो होता तो फिर वो क्या होता जी, इंडिविजुअल होता, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, एटॉमिक का या सब एटॉमिक का। ऑल ऑफ विच फॉलो डेफिनेट माइक्रोस्कोपिक कंजर्वेशन रूल फॉर डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। सिर्फ इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी आपका माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पता होना चाहिए स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एंड कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, जबकि हीट और वर्क आपके पास स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड और नॉट, या हीट एंड वर्क कैन बी स्टोर्ड और नॉट। ठीक है, उसके बाद बिकॉज नो इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट विद विच टू मेजर इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली ऑन ए मैक्रोस्कोपिक स्केल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर सर्टेन अदर वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड मैक्रोस्कोपिकली सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। इट्स मीन कि जो आपका ये जो प्रॉपर्टीज हैं थर्मोडायनेमिक्स वाली, ये प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, या ये जो अदर प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है, तो इट्स मीन कि ये भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कंपोजिशन इज अ मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑल आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। वो कहता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आप डायरेक्टली जो है मैक्रोस्कोपिक स्केल पे आप इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सके। ठीक है, मेजर कर सकें, बट you can calculate internal energy on a microscopic scale by using other properties। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक जो अदर प्रॉपर्टीज हैं उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है, इनको आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं जी, इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गई जी? जी सर। ठीक है, यानी कि इसमें 3-4 पॉइंट उसने बताए। एक तो इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या है जी, माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद
इंटरनल एनर्जी आपको स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी कौन सा जी, स्टेट वेरिएबल, पाथ वेरिएबल? स्टेट सर। स्टेट वेरिएबल, तो उसको स्टोर कर सकते हैं जी, जी सर। इंटरनल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके जरिए आप इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली फाइंड कर सकें माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, ठीक है। बट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम अदर वेरिएबल्स, ठीक है। अदर माइक्रोस्कोपिक जो वेरिएबल है उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंपोजिशन है, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली में ये तो नहीं कर सकते, आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करके इनके अंदर कुछ इनके अंदर फार्मूलाज को यूज करके आप क्या कर सकते हैं जी, जो है इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट दी इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास यू कैप, ठीक है, फ्रॉम वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड, वी मेक यूज ऑफ द फेस रूल फॉर प्योर कंपोनेंट इन वन फेस, यू कैप कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जस्ट टू इंस्टेंस द वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द फेस रूल। फेस रूल में अगर कहता है कि अगर आपके पास प्योर कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट एक है तो आपके पास फेज भी डेफिनेटली एक है, ठीक है। तो आप जब इसके ऊपर फेज रूल लगाते हैं तो आपके पास F इज इक्वल टू 2 आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है। इट्स मीन आपको 2 इंटेंसिव वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कस्टम इंडिकेट्स दैट द यूज ऑफ टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आर द 2 वेरिएबल्स, यानी कि उसने क्या जी, F की वैल्यू 2 है तो उसने 2 वेरिएबल ले लिए, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम। For a single phase and single component, we say that U cap is a function of only temperature and specific volume. तो U cap को हम लिख सकते हैं temperature and specific volume, ठीक है जी। क्या था, कह रहा है if the two component are in the phase where F is C is equal to and F is equal to 3 आएगा। तो जब आपके पास दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, एक फेज के अंदर, तो फिर आपके पास यू कैप वुड बी अ फंक्शन ऑफ द कंपोजिशन, ठीक है। तो आपके पास टेम्परेचर प्रेशर के साथ कंपोजिशन ऐड हो जाएगा, बिकॉज यू द स्टेट फंक्शन यू कैन बी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बाय टेकिंग टोटल डेरिवेटिव, वी फाइंड दैट, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन थी यू कैप वाली, इसका डेरिवेटिव इसने ले लिए। तो पहले में इसमें क्या है, पार्शियल ऑफ यू डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ टी। तो यहाँ पे साइड पे जो वॉल्यूम लिखा है तो इसका मतलब है वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, ठीक है, डी टी के हिसाब से चेंजिंग आ रही है। तो दूसरा जो है साइड पे छोटा सा टी लिखा हुआ है, इसमें का क्या मतलब है कि टी इज अ कांस्टेंट और वी इज अ डी वी है ना, तो इसका मतलब है कि डी वी चेंज, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज, वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डी वी है तो यहाँ पे डी टी है, ठीक है। कहता है बाय डिफाइनिंग डेल्टा यू और डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको उसने क्या है जी, स्पेसिफिक हीट, इसको उसका नाम दिया जी CV का, ठीक है, गिवन द सिंबल ऑफ CV। CV can also be defined to the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kilogram of substance 1 degree in a closed system, and so it has a unit of joule per kilogram Kelvin if the process is carried out at constant volume, ठीक है। ये इसको बेसिकली डेफिनेशन साथ दी है। For all purposes in this text, the term delta U or delta V is so small that the second term on the right hand side of equation 9.5 can be usually neglected. Note that in this system, ठीक है, कहता है जी ये जो आपके पास टर्म है ना फर्स्ट वाली, ये बेसिकली क्या है जी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की, वो यही डेफिनेशन है कि आप कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी नेसेसरी है, आपने 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, चेंज करें तो क्लोज सिस्टम है, तो उसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो इसमें यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसने उसका नाम दे दिया CV। कहता है आपके दूसरी साइड पे जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, कहता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन दिस टेक्स्ट द टर्म, ये जो है हम जो सेकंड टर्म है 9.5 इक्वेशन में, इसको हम क्या करते हैं जी, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, कॉन्सिक्वेंटली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल कैन यूजुअली बी कंप्यूटेड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये आपके पास CV बन गया, ठीक है, CV dt, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास DU है, ठीक है, तो आपने चेंज इन फाइंड करना है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। उसने उसका क्या कर लिया जी, इंटीग्रल ले लिया, तो ये इंटीग्रल इस साइड पे आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो T1 से
T2 चला गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है, T2 दोनों तरफ लिख दी है, नीचे T1 आएगा, ऊपर T2 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा T1 से T2 इंटीग्रल, ठीक है, और C with dt। इज इट क्लियर जी? यहाँ तक क्लियर है जी? हेलो हेलो, जी सर क्लियर। चलो मैं एक मिनट यहाँ पे आपको लिख के कर देता हूँ, शायद आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली था ना, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, ठीक है। तो अब ये इस डेरिवेटिव को, हमेशा डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या होता है जी, रिवर्स होते हैं। डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रल ले लिए, तो यहाँ में इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया जी, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या होगा जी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यू कैप बन गया आपके पास, ठीक है। इधर क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ सी वी डी टी, ठीक है। अब आपको चाहिए u2 माइनस u1, डेल्टा u चाहिए, ठीक है। डेल्टा u इज इक्वल टू u2 माइनस u1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 T2 आ जाएगा, CV dt आ जाएगा, ठीक है। आप क्लियर है जी? जी सर। तो ये इसने यही किया जी। क्या फॉर एन आइडियल गैस यू कैप इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है जी। आइडियल गैस के लिए यू किसका फंक्शन ओनली, क्योंकि यहाँ पे डी टी है ना, तो यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इक्वेशन 9.6 अलोन इज नॉट वैलिड इफ द फेज चेंज अकर ड्यूरिंग द इंटरवल, दिस इज ओनली फॉर, यानी कि दिस इक्वेशन वी कैन नॉट यूज फॉर फेज चेंज, ठीक है। ये हम ओनली जब फेज चेंज नहीं होगा तो तब ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। Okay, note that you can calculate the difference in internal energy or the calculate internal energy relative to the reference state, but cannot be calculate absolute value of internal energy, ठीक है। ये आपको बताया कि आप किसी एक पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी आप फाइंड नहीं कर सकते, ओनली यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इट्स इट क्लियर? हेलो, क्या आप एब्सोल्यूट का मतलब, ये दोबारा बता दें जरा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। लेकिन इंटरनल एनर्जी आप क्या कर सकते हैं जी, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, ओनली यू कैन कैलकुलेट डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि किसी रेफरेंस स्टेट के हिसाब से आप नेक्स्ट पॉइंट पे आप, यानी कि आपने किसी और पॉइंट पे फाइंड करना है तो उसको एक रेफरेंस स्टेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेफरेंस पे इतनी है, उस पॉइंट पे इतनी है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा। लेकिन आप एग्जैक्ट कहें जी फलां पॉइंट पे मुझे चाहिए इंटरनल एनर्जी, तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्यों, इट कैन नॉट बी कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। ओनली यू कैन कैलकुलेट डिफरेंस, यानी कि रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट, ठीक है। तो ये इसने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू u2 माइनस यू रेफरेंस, u1 माइनस यू रेफरेंस, ठीक है। यानी कि u2 को भी आप रेफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, u1 को भी रेफरेंस के हिसाब से करेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास डेल्टा u आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे जी कह रहा है जी, इंटरनल एनर्जी for a system containing more than one component is the sum of internal energy of the each component, u total equal to m1 u1 cap plus m2। अगर आपके पास more than one component है, m1 u1 cap plus m2 u2 cap plus so on mn un cap, ठीक है। अगर आपके पास more than one component है, ठीक, इज इट क्लियर जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी, पूछें। अब एग्जांपल देख लेते हैं जी, दोबारा लॉग इन कर लेते हैं, फिर इसके आगे एग्जांपल कैलकुलेट करते फाइंड करते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं, क्योंकि फिर कट हो जाएगा, फिर रिदम टूट जाएगा।